हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कुश रीजन के ग्लेशियर्स एज वेल एज रिवर बेसिन्स के बारे में। आपका पेपर 1 एज वेल एज पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा कि हिंदू कुश रीजन की जो रिवर्स हैं जैसे गैंजेस, इंडस या अदर रिवर जो बेसिन्स हैं, यहाँ पे आने वाले टाइम में रिवर बेसिन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पानी ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली। और 2050 के बाद ये जो वाटर सप्लाई है फ्रॉम द ग्लेशियर्स ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। आइए इसे डिटेल में देखते हैं क्या रिपोर्ट हाईलाइट करती है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है बेसिकली हाई वाइज, यानी कि हिंदू कुश हिमालय की वाटर आइस सोसाइटी एज वेल एज इकोसिस्टम, इन चारों के ऊपर एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक जो ग्लेशियर्स का कंट्रीब्यूशन होगा रिवर वाटर में वो बढ़ेगा और 2050 के बाद बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी दैट इज 2100 वो कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन होने लगेगा। आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं क्या है ये रिपोर्ट और क्या ये बेसिकली हाईलाइट करती है। अब इस रिपोर्ट का ये कहना है सबसे पहले तो कि आने वाले कुछ डिकेड्स में जो ग्लेशियर्स का रिवर्स में कंट्रीब्यूशन है, मतलब बेसिकली आपका ग्लेशियर मेल्ट होकर के जो पानी आता है वही रिवर है। अब ये जो पानी का कंट्रीब्यूशन है ना ग्लेशियर्स का, आने वाले कुछ डिकेड्स में ये बढ़ेगा मीन्स ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट होंगे। लेकिन अराउंड 2050 के बाद ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कम होने लगेगा। रीज़न बीइंग ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कम हो जाएंगे, और जब ऑब्वियस सी बात है कि ग्लेशियर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम बचेगी, बहुत कम आइस बचेगी, तो वहाँ से तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बहुत कम पानी मेल्ट होकर के और रिवर्स में आ पाएगा। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का ये कहना है कि बहुत सारी वर्ल्ड की जो रिवर्स हैं ये ऑलरेडी पीक वाटर तक पहुंच चुकी हैं और इसे पास भी कर चुकी हैं। पीक वाटर का मतलब, अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ग्लेशियर्स का कंट्रीब्यूशन है रिवर्स के लिए ये राइज करेगा और ये डिक्लाइन करने लगेगा। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा पानी का कंट्रीब्यूशन, वही पॉइंट है पीक वाटर, यानी कि जिस टाइम पर ग्लेशियर्स मैक्सिमम पानी सप्लाई कर रहे होंगे रिवर्स को, और जिस पॉइंट के बाद यानी कि पीक वाटर के पॉइंट के बाद ग्लेशियर्स का रिवर वाटर कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन होने लगेगा। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदू कुश हिमालयाज की जो रिवर बेसिन्स हैं उनके जो ग्लेशियर बेसिकली हिंदू कुश रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं उनका जो रिवर वाटर में कंट्रीब्यूशन है वो अभी तक पीक वाटर तक पहुंचा नहीं है। यानी कि आने वाले टाइम में जो रिवर वाटर का कंट्रीब्यूशन है ग्लेशियर्स के लिए, यानी कि आने वाले टाइम में जो ग्लेशियर्स का कंट्रीब्यूशन है रिवर वाटर में, ये पर्टिकुलरली हिंदू कुश रीजन का बढ़ने वाला है। क्योंकि अब जब ये पीक वाटर तक पहुंचा ही नहीं है, इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ कहीं मिड में है। इसका कंट्रीब्यूशन जब मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक हो जाना चाहिए, उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन करने लगेगा। अब नेक्स्ट है जो इस रिपोर्ट की हाईलाइट है कि हिंदू कुश हिमालयाज पहले से 65% तेज़ी से अपना ग्लेशियर मास लूज़ कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा इसमें जो हाईलाइट किया गया है वो ये है कि काराकोरम रेंज, बेसिकली जो ग्लेशियर्स हैं काराकोरम रेंज के, इन ग्लेशियर्स ने भी अपना मास लूज़ करना शुरू कर दिया है। हालांकि हाल फिलहाल में ये रेट कम है, 0.09 मीटर्स विद रिस्पेक्ट टू पर ईयर। अब ये बेसिकली ग्लेशियर मास जो होता है उसको लूज़ करने का जो यूनिट है, दैट्स व्हाट इज़ दिस। हालांकि ये काफ़ी छोटा है अभी, लेकिन अगर ये डेटा हम देखेंगे तो ये डेटा 2010 से 19 का है। इस डेकेड का डेटा हो सकता है ज़्यादा हो। अब बेसिकली काराकोरम रेंज की यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया गया है, काराकोरम रेंज यहाँ इसीलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि कुछ टाइम पहले एक स्टडी आई थी, बेसिकली 2022 में ये स्टडी आई थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, लेकिन काराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर्स हैं ना ये बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में सर्च करना चाहें तो आप देख सकते हैं काराकोरम
एनोमली के नाम से ये रिपोर्ट आई थी। काराकोरम एनोमली, इस नाम से ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी और इसमें यही बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओवरऑल वर्ल्ड ग्लेशियर्स डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन काराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर्स है ना, इनका मास बढ़ रहा है। दैट्स व्हाट वाज लाइक एलैबोरेटेड इन काराकोरम एनोमली रिपोर्ट। तो अब इस रिपोर्ट में तो ये हाईलाइट किया गया है हालांकि कि काराकोरम के ग्लेशियर्स भी डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं। अब इसके बाद इस रिपोर्ट में एक चीज़ कही जाती है कि ग्लेशियर्स सेविंग बैंक अकाउंट की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा करते हैं, वो आपका बचा हुआ रहता है, ऊपर से आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऊपर से आप और पैसा जमा करते हैं। आपने सपोज़ 1000 रुपये जमा किए, आपको इस पर 5 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, आपने नेक्स्ट टाइम 500 और जमा कर दिए, तो आपका ये बन गया 1505। अब आपको सडनली अगर 500 की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास 1005 तो फिर भी बचा रहेगा ना। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है ग्लेशियर्स का। आइए देखते हैं कैसे। आपका सपोज ये ग्लेशियर है, इसका डेप्थ है सपोज 10 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सीज़न में अच्छी रेनफॉल स्नोफॉल हो जाती है, अच्छी खासी स्नोफॉल हो जाती है सीज़न में, विंटर्स में, और ये हो जाती है लगभग 2 मीटर्स। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो स्नोफॉल होती है, मोस्ट ऑफ द स्नोफॉल अप्रैल से लेकर के जैसे ही टेम्परेचर्स बढ़ते हैं और जून के बीच में जो मेजॉरिटी स्नोफॉल है ना, वो मेल्ट कर जाती है। और यही मेल्टेड स्नो जो है ये रिवर वाटर के फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। तो ये जो 2 मीटर है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जून तक मेल्ट हो जाएगा। तो अब ये बचा हुआ जो 10 मीटर्स है ना, इसमें से सपोज 2 मीटर और मेल्ट कर जाएगा। तो ये जो 2 मीटर मेल्ट किया, ये जून से लेके और अक्टूबर के बीच में मेल्ट होगा। और नवंबर से विंटर स्टार्ट हो जाते हैं, तो नवंबर से फरवरी तक कंटिन्यूस स्नोफॉल होती रहती है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का ये कहना है कि ग्लेशियर्स एक सेविंग बैंक अकाउंट की तरह एक्ट करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ से मेल्टिंग हो करके और वाटर सप्लाई रिवर्स में होता रहता है। अब आप सोचिए कि इसे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे 8 मीटर का जो लगभग ग्लेशियर बचेगा, ये 8 मीटर्स का बचा आफ्टर लाइक अक्टूबर। अब सोचिए सीज़न में इस बार स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई और ये 4 मीटर्स तक हो गई। तो जो पूरी मेल्टिंग होगी जो अप्रैल से और अक्टूबर के बीच में जो मेल्टिंग होगी, ये पूरी 4 मीटर्स ही मेल्ट हो पाएगी और 8 मीटर आपका बचा रह जाएगा। सपोज नेक्स्ट सीज़न में फिर से 4 मीटर, या हो सकता है नेक्स्ट सीज़न में 5 मीटर्स तक हो जाएगी। तो आपका जो ग्लेशियर है ये अगेन 9 मीटर्स। इसके बाद अगर मेल्टिंग नहीं हुई और नेक्स्ट सीज़न में और ज़्यादा स्नोफॉल हो गई, सपोज 6 मीटर के लगभग हो गई, तो आपका जो ग्लेशियर का डेप्थ है ये 10 मीटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेल्टिंग कंटिन्यूस होनी है वो होनी ही है। बट अगर सपोज स्नोफॉल अच्छी हो जाती है तो ग्लेशियर्स का मास बढ़ भी जाता है और हमें कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मिलता रहता है रिवर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर ये ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो जाएंगे तो हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट वाला जो बिहेवियर है, यानी कि जो बफर है, ग्लेशियर्स हमें बेसिकली बफर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो जून से लेकर के अक्टूबर के मंथ में बफर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इस बीच में जनरली मानसून्स पर हम डिपेंडेंट तो रहते हैं, लेकिन जहाँ पे बारिश कम होती है लेकिन नदियाँ हैं, वहाँ पर तो पानी यहीं से सप्लाई होता है ना, ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के। तो ये एक बफर का काम करते हैं। अब अगर ये बफर हमारा चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 3 से 4 महीने का बिल्कुल ड्राई स्पेल देखना पड़ेगा। ड्राई स्पेल यानी कि हमारा वाटर सप्लाई बिल्कुल ही रुक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो इशू है। अब इसके बाद ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि इंडस बेसिन, गैंजेस बेसिन एज वेल एज ब्रह्मपुत्र बेसिन में आने वाले डेकेड्स में इंडस बेसिन में 30%, गैंजेस बेसिन में 50 to 60% एज वेल एज ब्रह्मपुत्र बेसिन में 50 to 70% डिक्लाइन इन स्नोफॉल इज प्रेडिक्टेबल।
और अगर ये कंपेयर करें तो 1971 से 2000 के बीच के डेटा से कंपेयर करेंगे, और ये होने के कब चांसेस हैं? बिटवीन 2070 टू 2100, मतलब 2070 से 2100 के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल डिक्लाइन होने के चांसेस हैं। और इन दैट केस ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो जाते हैं पूरे तो हमारा बफर तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि स्नोफॉल भी डिक्लाइन कर जाएगा तो हमारी रिवर्स को पानी देगा कौन? बेसिकली रिवर्स क्या है? जो ग्लेशियर और जो स्नोफॉल का पानी मेल्टिंग होती है वही तो पानी में कन्वर्ट होता है, और वही हमें रिवर्स के फॉर्म में मिलता है। अब रिवर्स को कौन पानी देगा उसके बाद, अगर स्नोफॉल भी डिक्लाइन हो जाता है और हमारा बफर भी अगर चला जाएगा जो ख़त्म हो जाएगा ग्लेशियर्स का, तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब इसके बाद और अगर हम हाइलाइट्स देखें तो रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि हिंदू कुश हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं ये ऑलमोस्ट अपना 80% मास लूज कर जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। एक और चीज़ यहाँ पे जो बताई गई है वो ये है कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में स्नो कवर डिक्लाइन होने के जो ट्रेंड हैं ये 2002 से देखे जा रहे हैं। मतलब स्नो कवर तो डिक्लाइन हो ही रहा है, स्नोफॉल तो डिक्लाइन हो ही रहा है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था अगर स्नोफॉल डिक्लाइन होगा तो ग्लेशियर का जो मास है वो भी तो डिक्लाइन होगा, क्योंकि जो ड्राई मंथ्स हैं स्पेसिफिकली जून से लेके और अक्टूबर जब स्नोफॉल नहीं होता है तब पानी सप्लाई कहाँ से आएगा? तब तो ग्लेशियर से ही आएगा ना। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो हिमालयन रीजन है या जो भी माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 83% ऑफ द स्प्रिंग्स एंड द लेक्स ये रिप्लेनिश की जाती हैं स्नो मेल्ट एज वेल एज ग्लेशियर के वजह से। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर हमने देखा कि 30% से 50%, 50% से 60% एंड 50 से 70% ये अलग अलग जो रिवर बेसिन्स हैं उनमें अलग अलग परसेंटेज में स्नोफॉल डिक्लाइन होने की प्रेडिक्शंस हैं। तो 83% ऑफ द स्प्रिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द स्नो मेल्ट एज वेल एज ग्लेशियर मेल्ट फॉर देयर रिप्लेनिशमेंट। इसका मतलब है कि 83% ऑफ द स्प्रिंग्स एज वेल एज लेक्स विच आर द मेन सोर्स ऑफ द वाटर फॉर हिमालयन कम्युनिटीज ये कहाँ जाएंगी? इन्हें तो वाटर स्कार्सिटी फेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्नो मेल्ट डिक्लाइन हो जाएगा आफ्टर लाइक 2070 एंड 2100 इन बिटवीन। और ग्लेशियर्स ये तो ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहे हैं, और जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि 2100 तक 70 to 80% मास लूज कर जाएंगे ग्लेशियर्स अपना, और इसी टाइम पीरियड में जाके स्नोफॉल भी डिक्लाइन कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 83% स्प्रिंग्स हैं इनका रिप्लेनिशमेंट 2100 यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि जो आज इन्हें पानी मिल पाता है 83% ऑफ द स्प्रिंग्स को, उसका 80% कम पानी का सप्लाई इन स्प्रिंग्स के लिए बचेगा। इसका मतलब है कि जो हिमालयन कम्युनिटीज़ हैं आने वाले डिकेड्स में उन्हें बहुत बड़ा और बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस झेलना पड़ेगा, क्योंकि यही तो ग्लेशियर और स्नो मेल्ट हैं जो ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को भी रिचार्ज करती हैं। अब हिंदू कुश हिमालयस की अगर हम बात करें तो हिंदू कुश हिमालयस बेसिकली जो रिवर्स ये जो बेसिन्स यहाँ पर हैं इन रिवर्स को अप्रैल से लेकर जून तक के बीच में जो स्नोफॉल होता है और उसकी मेल्टिंग होती है उससे पानी मिलता है, और जून से लेकर अक्टूबर के बीच में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं और उससे पानी का सप्लाई रिवर्स के लिए आता है, और ये ग्राउंड वाटर के जो एक्विफर्स हैं इन्हें भी रिचार्ज करता है यही स्नो मेल्ट एज वेल एज ग्लेशियर मेल्ट। अब हिंदू कुश रीजन के ग्लेशियर्स ऑलमोस्ट 73,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हुए हैं। यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि लगभग 12 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। इनका बेसिकली बेसिन यहाँ लाई करता है हिंदू कुश रीजन में। अब यहाँ पे एक खास बात जो हाईलाइट की गई थी रिपोर्ट की कि एवरेज टेम्परेचर हिंदू कुश रीजन का पिछले कुछ डेकेड्स में 0.28 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, यानी कि इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? इसका सीधा असर पड़ेगा ग्लेशियर मेल्टिंग पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी ग्लेशियर मेल्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो हाईलाइट करती है रिपोर्ट वो ये करती है पर्टिकुलरली कि 9 आउट ऑफ द 12 रिवर बेसिन्स यहाँ पे वार्मिंग रेट्स पहले से ज़्यादा नोटिस किए गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट्स देखे गए हैं वार्मिंग के वो देखे गए हैं ब्रह्मपुत्र, गैंजेस, यांगजे एज वेल एज इंदस बेसिन्स में।
अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम डिस्कस करते हैं तो बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया कि स्प्रिंग्स एज वेल एज लेक्स अगर रिप्लेनिश नहीं होंगी तो हिमालयन कम्युनिटीज़ को बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है आने वाले डिकेड्स में, स्पेसिफिकली आफ्टर 2070 2080। इसके बाद एक और इशू है कि अगर इस लेवल पे वार्मिंग होती रहेगी और ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहेंगे तो ग्लेशियर्स बेसिकली क्या हैं? ग्लेशियर्स आपके अल्बेडो इफेक्ट का भी काम करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सनलाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक। अब ये सनलाइट रिफ्लेक्ट ना हो करके माउंटेन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि वहाँ कोई बर्फ़ की चादर तो होगी नहीं रिफ्लेक्ट करने के लिए, और वो एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर और सीवियरली राइज करेगा। जब टेम्परेचर सीवियरली राइज करेगा तो कहीं ना कहीं परमाफ्रॉस्ट यानी कि जो एरिया 12 महीने सिर्फ फ्रोज़न होता है इसकी भी तो थॉइंग हो जाएगी ना। इसकी थॉइंग होगी, इसका मतलब है कि हाई अल्टीट्यूड पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा मामला, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। और ये सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा कि ग्राउंड की जो स्टेबिलिटी है, परमाफ्रॉस्ट की अगर थॉइंग हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे स्पेसिफिकली अभी रशिया के कुछ रीजन्स में देखा जाता है जहाँ पे धीरे धीरे परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग हो रही है, वहाँ पे जैसे ही विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं और समर्स ठीक ठाक तरीके से आ जाते हैं, परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग शुरू हो जाती है। इसके वजह से 2-3 चीज़ें वहाँ पे काफ़ी भयानक देखने को मिली हैं। पहला वहाँ पे देखने को मिला है कि मॉस्किटो की बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं, हम रशिया की बात कर रहे हैं फ़िलहाल, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ 12 महीने बर्फ़ जमी होती थी। लेकिन अब क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में 12 महीने बर्फ़ नहीं जमी होती है। तो यहाँ पर जैसे ही थॉइंग होती है ग्राउंड की, पानी भर जाता है, जगह जगह पर पानी भर जाता है तो मॉस्किटो ब्रीडिंग बहुत ईजी हो जाती है। और क्योंकि ये एरियाज़ आज से 10 से 15 साल पहले तक परमानेंटली फ्रोज़न होते थे 12 महीने के लिए, तो यहाँ पे बहुत प्रॉपर ड्रेनेज भी डेवलप नहीं है, पानी भर जाता है, मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है। इसके अलावा ग्राउंड अनस्टेबल होता है ना, तो हाउसेस कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो जाता है। सडनली आप सोचिए कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे पानी भर जाता है आके, और सडनली आपके आगे जो जगह है वो उठ जाती है थोड़ी सी, उसका लेवल ऊपर हो जाता है। तो ये जो अनइवन ग्राउंड है, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो तो एक सर्टेन ग्राउंड को ध्यान में रख के किया था, तो अनइवन ग्राउंड की वजह से रोड्स और ये सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाएंगी, रोड्स टूट सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा घर की जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, घर के फाउंडेशंस इनफैक्ट डैमेज ही हो जाएंगे ऑब्वियसली। इसके बाद इस पर्टिकुलर रीजन्स में शुरुआत में फ्लड्स एज वेल एज लैंडस्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़े लेवल पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस एज वेल एज फ्लड्स। अब अडेप्टेशन एफर्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अभी इन चीज़ों को नोटिस करते हुए नहीं लिए जा रहे हैं, और ये एफर्ट्स हाल फिलहाल में बहुत एग्रेसिव तरीके से लेने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 40% प्रोटेक्टेड एरिया है बायोडाइवर्सिटी का, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रोज़न वाटर यानी कि क्रायोस्फीयर पर डिपेंड करता है। अब इस बायोडाइवर्सिटी की हालत क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है, ग्लेशियर का मास लॉस हो रहा है, स्नो कवर कम होता जा रहा है, परमाफ्रॉस्ट जो एरियाज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं, हाइड्रोलॉजी यानी कि रिवर बेसिन्स में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली जहाँ कुछ रिवर्स का वाटर क्वांटिटी बढ़ गया है और कुछ रिवर्स का जो सप्लाइड वाटर है, क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुके हैं तो उनमें पानी की धीरे धीरे जो वाटर लेवल्स हैं, वाटर फ्लोज हैं, वो कम देखने को मिलते हैं पहले से। इसके अलावा नेचुरल हज़ार्ड्स एज वेल एज डिज़ास्टर्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए लैंडस्लाइड्स हैं, इसके बाद अनस्टेबल ग्राउंड्स हैं, वाटर क्राइसिस तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत नॉर्मल है, जो आने वाले समय में बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम हिमालयन कम्युनिटीज़, प्लेन्स वालों को भी ये फेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, जिस हिसाब से ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एंड अनइवन रेनफॉल पैटर्न्स कैन बी सीन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब रिसर्चर्स ने एक और चीज़ बताई है कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस नोटिस किए गए हैं, जैसे कि स्पीशीज़। जैसा कि हमने देखा था, काफ़ी सारी स्पीशीज़ एज वेल एज जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिपेंडेंट है परमाफ्रॉस्ट पे या फिर क्रायोस्फीयर पे।
तो अब क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगा और आइस मेल्ट होने लगेगी, तो ये तो माइग्रेट कर जाएगी ना, इन्हें तो आदत ही है ठंडे में रहने की, ये उसी के लिए बने हैं, ठीक है। तो हायर एलिवेशंस पर माइग्रेट कर जा रही है, इसके बाद इकोसिस्टम डिग्रेड करता जा रहा है, फिर हैबिटेट सूटेबिलिटी एज वेल एज स्पीशीज डिक्लाइन, एक्सटिंक्शन एक बहुत बड़ा यहाँ पे खतरा है, एज वेल एज इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम रह भी रहे हैं कहीं पे, अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पर हैं भी, तो वहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हिमाचल में आप जानते हैं कि एप्पल कल्टीवेशन होता है हिमाचल प्रदेश में। अब पहले हिमाचल प्रदेश में एक सर्टेन हाइट के ऊपर एप्पल कल्टीवेशन होता था। एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं वो डायग्राम बना देता हूँ। सपोज ये जो आपके हिमालयाज हैं, तो पहले इस हाइट तक, जिसे हम H1 नाम दे देते हैं, इस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर एप्पल कल्टीवेशन होता था। लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ये जो एप्पल कल्टीवेशन की हाइट है ना, ये बढ़ के यहाँ पहुँच गई है H2, यानी कि इस हाइट के ऊपर ही एप्पल कल्टीवेशन होता है। और ये जो हाइट है H2 से नीचे और H1 के ऊपर, यहाँ पर बेसिकली आज की तारीख में वेजिटेबल कल्टीवेशन होता है, क्योंकि यहाँ एप्पल कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट इन एब्सोल्यूट सेंस, बट क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है और पहले जितना ठंडा नहीं होता है, इस कारण से एप्पल का जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और वो फ़र्क कैसे पड़ा है कि बेसिकली आपका जो एप्पल का टेक्सचर, आपका टेस्ट, साइज़, ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क या फिर पहले जैसी नहीं रह गई हैं। कल्टीवेशन होता भी है तो बहुत अच्छा शाइनी टेक्सचर नहीं आ पाता है, बहुत प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता है, ठीक है। साइज़ में एप्पल बहुत छोटा रह जाता है। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये सारे इश्यूज होंगे, मार्केट में क्या प्राइस फेच करेगा, और कोई भी फार्मर लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं करना चाहेगा। तो ये देखा हमने कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके, और जो रिपोर्ट है ये क्या हाईलाइट करती है। और जो पहले अनोमलीज की रिपोर्ट आई थी काराकोरम की, ये रिपोर्ट में वो भी हाईलाइट किया जाता है कि काराकोरम में भी ग्लेशियर्स डिक्लाइन होना शुरू हो गए। हालांकि अभी पेस स्लो है, बट लेट्स सी, आगे हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पेस बढ़ भी सकता है। और हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे कि ग्लेशियर मेल्टिंग अगर इस पेस से होगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे, उसे डिटेल में हमने डिस्कस किया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।